गाड़ी तेज चलाओ नवाज। वो इस पर धाड़ा तो नवाज के पाँव का दबाव एक्सीलेटर पर बढ़ गया। वली की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे ढूंढेगा। इसे पुलिस की मदद चाहिए थे, लेकिन अगर इस सब में पुलिस इन्वॉल्व हो जाती तो अमल की बदनामी यकीनी थी। नहीं, वो इसे लोगों के जालिम सवालों के हवाले नहीं कर सकता था। इसे कुछ और सोचना था, जल्द अज जल्द कुछ सोचना था। कंधे में तकलीफ बर्दाश्त से बाहर होने लगी थी। इसके होंठ तकलीफ से सफ़ेद पड़ने लगे, सर चकराने लगा, मगर अभी इसे खुद को गिरने नहीं देना था। धुंधली होती बसारत और सर के अंदर उठते दर्द से इसका जहन माऊफ हुआ जा रहा था। इनकी कार के ऐन पीछे अपनी गाड़ी दौड़ाता असगर ये समझने से कासिर था कि वली और वो भी इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है। इसने भी इनकी रफ्तार के साथ खुद की रफ्तार बढ़ा दी थी। सड़क पर तेजी से दौड़ती दो गाड़ियां आगे पीछे थी। हवेली में मौत का सा सन्नाटा था। जमान और बख्तियार को कुछ सुझाई ना देता था कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन इन्होंने सब नौकरों को सर्वेंट क्वार्टर भेज दिया था और जमानी से कहा था कि किसी से इस बारे में तस्करा ना करें। वो पहले अपनी सी कोशिशें करके इसे ढूंढेंगे और अगर वो ना मिली तो हाँ, फिर इन्हें पुलिस में रिपोर्ट करवानी ही होगी। यकदम जमान का फोन बजा। इन्होंने फोन कान से लगाया तो दूसरी जानिब वली की आवाज सुनकर बेसाख्ता उठ खड़े हुए। सरदार बाबा, पुलिस में रिपोर्ट मत करवाइएगा और घर के मुलाजमीन को भी अपने अपने घरों को भेज दें। मैं ला रहा हूँ अमल बीबी को, कुछ नहीं होगा, वो मिल जाएंगी हमें। लेकिन वली तुम। कॉल कट गई। वली बहुत जल्दी में था। वली का नाम सुनकर बीजान और बख्तियार भी उठ खड़े हुए थे। सरदार बाबा ने इन्हें देखा और फिर सब्र का दामन थाम कर चक्कर काटने लगे। इन्हें वली पर भरोसा करना ही था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई अमल को ला सकता था तो वह वली ही था। गाड़ी डेरे की जानिब मोड़ो नवाज, जल्दी करो, इसने तेजी से कहा तो नवाज ने इसी तेजी के साथ गाड़ी कच्चे रास्तों की जानिब फेरी। इसने आगे बढ़कर डैशबोर्ड से ब्लूटूथ लिया और इसे कान में जमाया। मोहसिन, कहाँ हो इस वक्त तुम? मैं अभी सुपरमार्केट आया हूँ, कुछ सामान खरीदना था। खैरियत? दूसरी जानिब जैसे वो इसकी परेशान आवाज़ सुनकर अलर्ट हुआ था। फौरन डेरे पर पहुंचो मोहसिन, फौरन, एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। मोहसिन ने आधी अधूरी चीज़ें छोड़ी और बाहर की जानिब भागा। गाड़ी में बैठकर एगिनेशन में चाबी घुमाकर इसने गाड़ी तेजी से मोड़ी थी। इस कतार में एक तीसरी गाड़ी भी शामिल हो गई थी। सबसे आगे वली और नवाज थे, इनसे कुछ पीछे असगर और मोहसिन, जो करीब ही एक सुपरमार्केट में खड़ा चीजें खरीद रहा था। वो भी अब इन दो गाड़ियों के पीछे था। सर, आपकी तबीयत? नवाज, मैंने कहा गाड़ी तेज चलाओ। वो इस पर एक बार फिर चिल्लाया था। रास्ता था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब के इसने गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज कर दी थी। कुछ देर पहले ही इसकी बात हसन से हुई थी। इन्होंने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए गाँव से शहर को जाते रास्तों पर नाकाबंदी करवा दी थी, जिसके बायस ना तो कोई बगैर चेकिंग के अंदर जा सकता था और ना ही कोई गांव से बाहर निकल सकता था। एक तसल्ली तो इसे हो गई थी कि वो अब गांव से बाहर नहीं निकल सकेंगे। जहां भी होंगे वो गांव के अंदर ही होंगे और गांव के अंदर वो इन्हें ढूंढ सकता था। आधे घंटे बाद डेरा आ गया था। इसने तेजी से कदम अंदर की जाने बढ़ाए। काम करते लोगों ने हैरत से सर उठाकर इसे देखा था। वो कहीं से भी वली नहीं लग रहा था। चेहरे पर चढ़ा नकाब, बिखरे बाल, अजीब हाल हुलिया। नवाज ने अंदर आते ही सब किसानों और मुलाजमीन को अपने अपने घरों को लौटने का कहा। पता नहीं इसने इन्हें कैसे मुतमईन किया, वली नहीं जानता था, लेकिन अगले 5 मिनट में डेरा खाली पड़ा था। इसी पहर बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। असगर तेजी से अंदर भागा। इसी के पीछे मोहसिन भी दौड़ता आ रहा था। वली ने चेहरे से मफलर को नीचे किया और फिर तेजी के साथ इंस्पेक्टर उबैद के बेटे अदील को फोन करने लगा। वो इस वक्त थाने का एएसपी था और वली से इसकी उबैद की वजह से अच्छी सलाम दुआ थी। बेचैनी से होंठ काटता वो दाएं से बाएं चक्कर लगाता दूसरी तरफ को जाता फोन सुनने लगा था। खैरियत वली, कैसे फोन किया आज? अदील, मुझे सिविल लिबास में कुछ पुलिस फोर्स चाहिए। अदील इसका दोस्त था या नहीं, लेकिन इसने इसके चंद एक काम कर रखे थे ताकि बाद में वो इसके काम कर सके। इसने एहसान इसलिए लिए किया था कि इसे एहसान का बदला वापस एहसान ही की सूरत में दिया जाए। यही इसका कानून था, यही इसका असूल था। खैरियत है ना? दूसरी जानिब मौजूद अदील अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। इसने हाथ में पकड़े सर्च वारंट पर निगाह दौड़ाई और मजीद अहलकारों को इशारा करता बाहर की जानिब बढ़ा।
इधर इसके ऑफिस में दाखिल होता असगर अपनी जगह पर ही ठहर गया था। इसके पीछे आता मोहसिन भी रुक सा गया था। शेख जमान की बेटी अगवा हो गई है अदील। अदील एक झटके से रुका, आंखों में बेयकीनी उतरी। असगर ने बेसाख्ता आंखें मींची थी। शिट, और क्या तुम भी वहीं जाने का सोच रहे हो जहां मैं जा रहा हूं? पुलिस स्टेशन के बाहर सिविल और वर्दी में मलबूस बहुत सी फोर्स खड़ी थी। तुम कहाँ जा रहे हो? वली बेतरह चौंका था। अदील ने सर्च वारंट निगाहों के सामने किया। हाशिम के हेड आउट्स का सर्च वारंट है मेरे पास वली। मैं पहुंच रहा हूँ 15 मिनट में, तुम भी वहां पहुंचो। वली ने इसकी बात पर परेशानी से थूक निकला था। सारा डेरा इसके सर पर घूमने लगा। पुलिस फोर्स, इसे अंदाजा था कि सर्च वारंट पर पुलिस की भारी नफरी ये काम सर अंजाम देने निकलती थी, लेकिन इतनी फोर्स में से वो अमल को पुलिस की नज़रों से बचाकर कैसे निकाल पाएगा? या खुदा, अदील बीबी को इतनी फोर्स में से बचाकर निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं इन्हें बहुत इज्जत के साथ रात के अंधेरे में सबकी नज़रों से बचाकर घर पहुंचाना चाहता हूँ। ये मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम धीरज रखो वली, वो सिर्फ तुम्हारे सरदार बाबा की नहीं है, हमने भी गुलामी की इख्तियार की है इनकी। तुम पहुंचो वहाँ, इन्हें कोई देखकर भी नहीं देखेगा। मैं हूँ इनका हेड, मेरे आगे कोई पर नहीं मार सकता। मैं बस पहुंच रहा हूँ। दूसरी जानिब अदील ने फोन रखा और फिर गहरा सांस लिया। आज आया है ऊंट सही मायनों में पहाड़ के नीचे। खैर मनाओ हाशिम हुसैन। बड़बड़ाकर अब वो अपनी जीप की जानिब बढ़ रहा था। वली जैसे ही फोन कान से हटाकर पलटा, असगर को देखकर चौंक गया। असगर आगे बढ़ा, इसे दोनों हाथों से थामा और इसके आंखों में देखा। इसकी आंखें बेहद सुर्ख हो रही थीं। कंधे में उठते दर्द से होंठ सफेद पड़ने लगे थे और खौफजदा ख्यालात से इसका सांस खुश्क हुआ जा रहा था। इसे इस वक्त इन लफ्ज़ों की बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा। हम इन्हें ढूंढ लेंगे वली, यकीन करो, हम इन्हें ढूंढ लेंगे। इसने बामुश्किल असबाद में सर हिलाया और फिर मोहसिन की जानिब मुतवज्जा हुआ। गांव में मौजूद हमारे जितने भी दोस्त हैं, इन्हें फौरन डेरे पर आने का कहो मोहसिन। तुम क्या करना चाहते हो वली? असगर ने इसे संजीदगी से देखते पूछा तो वो चंद पल गहरे गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगा। इसका सांस धूकनी की माने चल रहा था। लगता था कि कोई रूह सलब कर रहा है। थोड़ी देर बाद इसने काफ़ी हद तक खुद को काबू करने के बाद आंखें खोली तो असगर, नवाज और मोहसिन के फिक्रमंद से चेहरे सामने आए। मैं इसके हर खुफिया डेरे पर पुलिस के साथ मिलकर छापे मारूंगा असगर, क्योंकि मुझे पता है कि वो गांव से बाहर नहीं गया होगा। दूसरी और सबसे हौसलाकुन बात यह है कि आज ही अदील को इसके हेड आउट्स छान मारने का सर्च वारंट मिला है, जिसके बायस हमारा आधा काम तो आसान हो गया है। रहा हाशिम, तो वो भी कभी भी इतनी जल्दी गांव से बाहर जाने का फैसला नहीं किया करता, क्योंकि वो शहरी फिजा से मानूस नहीं है। वो जिस जगह का आदी है, सिर्फ इन्हीं जगहों पर जुर्म किया करता है या फिर करवाता है। इसने फूलती सांसों के दरमियान कहा था। कंधे का दर्द था कि कमर को चीरता अब पूरे जिस्म में सरायत करने लगा था। अच्छा फिर? असगर ने समझकर सर हिलाया था। लेकिन हिम्मत हमें बहुत करनी है। आदमी चाहे इस काम के लिए जो कि पुलिस फोर्स की बदौलत हमें मिल रहे हैं। हम एक एक करके इसके डेरे पर धावा नहीं बोलेंगे, बल्कि एक साथ एक ही वक्त में हमें सब हेड आउट्स को निशाने पर रखना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमें चक्कर देकर कंफ्यूज करता रहेगा मुसलसल। इसने कहने के साथ ही टेबल की दराज से नक्शा निकाला और इसे टेबल पर फैलाया। वो तीनों इस नक्शे पर बेयक वक्त झुके थे। ये देखो, यहाँ से दूर लकीर तक। इसने सुर्ख पतली सी लकीर पर उंगली रखकर इन्हें बताया। इस लकीर की सीध में तुम लोग जितने भी सुर्ख निशान देख रहे हो, ये इसके हेड आउट्स हैं। यहाँ ही अक्सर जुर्म होते हैं, किडनैपिंग या फिर स्मगलिंग। वो ये सब इन जगहों पर करता है और मुझे यकीन है कि इन्हीं 5 हेड आउट्स में से किसी एक में वो अमल बीबी को लेकर गया होगा। इसने कहकर इन तीनों की जानिब देखा था। और अक्सर मर्डर्स कहाँ होते हैं? असगर ने एक दफ़ा फिर से नक्शा देखा। सुरंग में। नवाज के बेसाख्ता से जवाब पर वो तीनों चौंके थे। सुरंग? हाँ, वो इस सब में सुरंग को कैसे फरामोश कर सकते थे? ठीक, इस गांव में कितने टनल है टोटल? बस 2। नवाज के जवाब पर वो कुछ देर सोचती निगाहों से नक्शे को देखे गया। एकदम वली के कहने पर इसने चेहरा उठाया था। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ असगर? बिल्कुल।
اس نے بہت کچھ سمجھ کر سر ہلایا تو نواز اور محسن سوالیہ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ سب سے آخری ٹنل سے پہلے اس کا ہیڈ آؤٹ ہے جو بے حد سنسان رہتا ہے۔ وہ یقینی طور پر بی بی کو یہیں لے کر گیا ہوگا کیونکہ اس کے آگے سرنگ ہے اور اس سرنگ کا راستہ گاؤں سے باہر کو جاتا ہے۔ جہاں تک میں اس کی سائیکی سمجھ پایا ہوں وہ جرم کو اچھے سے کر تو لیتا ہے مگر وہ اسے کور اپ کرنے پر زیادہ توجہ نہیں دیا کرتا۔ ان جیسے لوگ جو طاقت اور پیسے کے عادی ہوں انہیں ہمیشہ یہی الزام رہتا ہے کہ انہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، اسی لیے یہ کبھی بھی باریکیوں پر توجہ نہیں دیا کرتے۔ اصغر بولتا جا رہا تھا، اسی دوران ولی نے اپنے ٹیبل کی دراز سے چھوٹا سا پستول نکال کر جیب میں اڑسا۔ اسی لیے ہم اسے ایک خاص اسٹریٹجی کے تحت یہ تاثر دیں گے کہ ہم اس کے سارے ہیڈ آؤٹس کو چھان رہے ہیں سوائے اس ہیڈ آؤٹ کے، جس کا مطلب ہوگا کہ ہم ابھی اس ہیڈ آؤٹ تک بھی پہنچنے والے ہیں۔ وہ یہ سب دیکھ کر ایک دم سے پینک ہو جائے گا اور پینک میں حکم دے گا کہ بی بی کو لے کر آگے والے سرنگ سے نکل جاؤ، لیکن اس سرنگ کے اندر ہم میں سے کسی کو پہلے سے موجود ہونا ہوگا اور پولیس سے پہلے ہونا ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب آسان ہوگا؟ محسن نے آپ کے ولی سے پوچھا تھا۔ یہ آسان ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن اگر یہ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ اس نے کہہ کر قدم باہر کی جانب بڑھائے تو وہ تینوں بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکلے۔ سبزہ زار پر ان کے بہت سے جاننے والے دوست پہلے سے موجود تھے۔ چند ایک لمحوں کی بریفنگ دینے کے بعد ولی اور اصغر اپنی اپنی گاڑیوں میں آگے پیچھے تھے اور ان سے پیچھے ایک قطار تھی گاڑیوں کی جو رواں دواں تھی۔ کیا تم ابھی تک شہر کے لیے نہیں نکلے؟ لیکن کیوں؟ یہ قریباً کوئی 2 بجے کا وقت تھا جب اسے راجہ کی کال موصول ہوئی تھی۔ اس نے ہی اسے فرید کی جگہ 1 مہینے کی ڈرائیور پر بھیجا تھا سفید حویلی تاکہ وہ اس وقت اپنی یہ کارروائی کر سکے، لیکن ابھی جو اسے راجہ نے کہا تھا وہ اسے حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے ہاشم سرکار، سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہو گیا ہے اسے۔ ابھی اس لڑکی کو بھی ہوش آنے والا ہے اور پھر میں بھی سڑک کے عین وسط میں پھنس گیا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ ابھی کے ابھی اسے گاؤں کے آخری سرے پر واقع تہ خانے کی جانب لے کر جاؤ فوراً، میں آتا ہوں، جلدی کرو۔ وہ اس پر چلایا اور پھر باہر کی جانب بھاگا۔ جس کھیل میں اس نے ہاتھ ڈالا تھا وہ بلا شبہ موت کا کھیل تھا، لیکن اگر ولی ہسپتال میں تھا تو اسے زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے تیز قدم یکدم سست پڑ گئے کیونکہ اسے صرف وہی پکڑ سکتا تھا، اس کی دشمنی سے صرف وہی واقف تھا اور کسی کا تو شک بھی نہیں پڑنا تھا اس پر۔ سب چیزیں پلان کے مطابق ہی جا رہی تھیں۔ اس نے دوبارہ سے فون ملا کر راجہ کو حکم دیا کہ وہ اسے آخری سنسان سے پڑے ڈیرے پر لے جائے اور خود گھر چلا آیا۔ بختیار نے اس سے کوئی بات کرنی تھی اور ابھی اس کا جانا بھی ضروری تھا، کیونکہ اگر وہ ابھی نہ جاتا تو عمل کے قتل کا وقت اس کے غائب ہونے کا ثبوت بنا کر پیش کرنا ولی کے لیے مشکل ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ اسے جو کرنا ہوگا بہت سبھاؤ سے کرنا ہوگا، ٹھنڈے دماغ سے۔ اس نے اپنے مطمئن سے قدم گھر کی جانب پھیرے، لیکن ابھی 4 بجے موصول ہوئی ایک کال نے اس کا جیسے سانس کھینچ لیا تھا۔ ولی احمد کو کسی نے گاؤں میں دیکھ لیا تھا اور وہ مستقل اس کے ہر ہیڈ آؤٹس پر سول لباس میں ملبوس پولیس اہلکاروں کے ساتھ چھاپے مار رہا تھا۔ اس نے بے چینی سے راجہ کو کال ملاتے ہوئے گاؤں سے عمل کو لے کر نکل جانے کا حکم دیا تو اگلا جواب سن کر اس کے تو گویا 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ پولیس کی بھاری ناکہ بندی اور سخت چیکنگ، اس سارے عرصے میں اس کی پیشانی پر پہلی دفعہ پسینہ چمکا۔ تم لوگ کیا کر رہے تھے پھر اتنے وقت سے؟ اور وہ ولی، وہ کیسے آیا اسپتال سے باہر؟ مغالطات کا ایک طوفان تھا جو اس کے منہ سے ابل پڑا تھا۔ دوسری جانب بے ہوش ہوئی عمل کو بے ساختہ ہوش آیا تھا۔ اس نے چونک کر آس پاس دیکھا، کمرہ بے حد خاموش پڑا تھا، سنسان، اجاڑ۔ اس نے ہاتھوں کو ہلانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اس کے ہاتھ کمر پر بہت سختی کے ساتھ باندھے گئے تھے۔ ایک ہی زاویے پر بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کا پورا جسم گویا اکڑ گیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ایک زوردار چکر آیا اور وہ بے ساختہ گر پڑی تھی۔ نگاہ ایک لمحے کو اپنے گلے پر گئی تو دھک سے رہ گئی۔ اس کا دوپٹہ غائب تھا، چادر بھی کہیں کمرے میں پھینکی ہوئی تھی۔ وہ ابھی بے یقینی میں خوف سے پھیلی آنکھوں سے اپنی حالت دیکھ ہی رہی تھی کہ یکدم کمرے کا دروازہ کھلنے پر بری طرح چونک کر اس طرح متوجہ ہوئی
बाहर से एक दरमियानी उम्र का बंदा कमरे में दाखिल हुआ था। वो पिस्ता कद, अजीब सा मकरू आंखों वाला इंसान था। इसके हाथ में एक तेज धार छुरा था और आहिस्ता आहिस्ता चेहरे पर ललचाती मुस्कुराहट लेकर वो इसी की जानिब बढ़ रहा था। इसने खराब होते दिल के साथ अपनी कमर दीवार से चिपका ली थी। आंसू लुढ़क कर तेजी के साथ रुखसारों पर फिसर रहे थे। कदमों से जैसे कोई जान तलब कर रहा था। वो आकर इसके सामने ऐन सामने पंजों के बल बैठा। इसने अपना चेहरा बिल्कुल पीछे कर लिया था, टांगे समेटकर सीने से चिपका ली थी। इसके सारे वजूद पर चियूंटियां रेंगने लगी थी। इसने मुस्कुराते हुए इसकी गर्दन पर तेज धार छुरे की नोक रखी। इसकी दबी दबी सी चीख बहुत बेसाख्ता थी। शोर करोगी तो घाव गहरा भी आ सकता है। मुझे सिर्फ बस चंद बूंदे चाहिए तुम्हारे खून की, बस इससे ज्यादा की चाह नहीं है। नहीं नहीं, अल्लाह का वास्ता नहीं करो ऐसे, खुदा के लिए ऐसे ना करो। वो हज़ियानी अंदाज में गर्दन दाएं से बाएं हिला रही थी, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। इसे बालों से जकड़ के इसकी हिलती गर्दन को दबोचा तो वो बेख्तियार चीखी। फिर इसकी चीखों की परवाह किए बगैर इसने छुरे की नोक हल्के से इसकी कोमल गर्दन पर रख कर दबाई तो इसकी चीखों से सुनसान पड़ा डेरा लरस गया। एक दो बूंदे गर्दन से लुढ़क कर इसके सफेद लिबास के गले को सुर्ख कर रही थी। दफातन जोगी का खून बजा तो वो चौंक कर पीछे हटा। अमल की घुटी घुटी सी रोने की आवाज से कमरा गूंजने लगा था। रगों में खौफ की सनसनाहट से इसकी आवाज ही दब गई थी। वो उठ खड़ा हुआ। जी हाशिम सरकार। हाशिम हाशिम का नाम सुनते ही अमल ने बेयकीनी से चेहरा उठाकर इसे देखा। भीगी आंखों के आंसुओं के पार कोई मंजर सा उभरा था इसकी नजरों के सामने। तुम जानती नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। हाशिम को इससे कोई मसला नहीं था। इसकी दुश्मनी तो वली से थी, लेकिन वो वली की दुखती रग थी। वो इसकी कमजोरी थी और इसी के जरिए वो वली को तकलीफ देना चाहता था। इंकिशाफात का एक पहाड़ इस पर टूटा तो इसके असाब झुंझुना उठे। पैरों से चढ़ता खौफ इसके सारे जिस्म को जमाने लगा था। क्या? लेकिन अभी तो काम नहीं हुआ सरकार। जोगी ने एक नजर रुक कर इसे देखा। वो गर्दन पूरी उठाए इसे ही देख रही थी। जी जी सरकार, जैसा हुक्म आपका। इसने इसे बाजू से दबोच कर उठाया और अपने साथ बाहर घसीटने लगा। मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे मेरे घर जाने दो। वो रोते हुए मुसलसल इससे यही इल्तिजा कर रही थी, लेकिन वो सख्ती से इसका बाजू पकड़े इसे अपने साथ घसीटता जा रहा था। इसके नंगे पैरों में बहुत से बारीक पत्थर घुसे। हाथों की नाजुक कलाइयां मुसलसल सख्त रस्सी से रगड़ने के बायस जख्मी होने लगी थी। गर्दन से बहती खून की पतली सी लकीर अपना निशान अब तक कायम किए हुए थी। वली बेचैनी से पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर इसे हेड आउट में बने हर कमरे में तलाश कर रहा था, लेकिन वो नहीं थी, कहीं नहीं थी। खुदाया वो क्या करे, या अल्लाह वो क्या करे। बीजान ने आंसुओं से भीगा चेहरा रब की बारगाह में झुकाया तो कई आंसू लुढ़क कर जाए नमाज में जज़ब हो गए। सफेद हवेली दम सादे खड़ी थी। ज़मान सफेद वजूद लिए शल होते पैरों के साथ दाखिली दरवाजे के सामने ठहर रहे थे। इनका दिल हर आन लरज रहा था। पिछले चारों तहखानों में से कहीं पर भी इसका सुराग नहीं मिला था। आखिरी हेड आउट के अंदर लड़कों के एक रेले के साथ घुसते इसके पैर खौफ से कांप रहे थे। एक जगह घुटनों के बल झुककर इसने अपना रुकता सांस बहाल किया। इसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी। हर जानिब से एक ही जवाब आ रहा था कि वो नहीं थी, इसे यहीं होना चाहिए था, इन्हीं कमरों में से किसी एक कमरे में। इसने एक बार फिर अंदर की जानिब दौड़ लगाई। सीढ़ियां तेजी से फलांगते वह खुद से शायद कुछ बड़बड़ा भी रहा था। शायद ये कि वो इसे ढूंढ लेगा, वो इसे कुछ नहीं होने देगा। हाँ, ऐसा ही होगा। हर कमरे का दरवाजा खोलकर देखते इसकी उम्मीदें दम तोड़ने लगी थी। इसे लगा इसने अमल को खो दिया, इसने इसे खो दिया था। इसके हाथ से खून की बूंदें टपकने लगीं। शायद इसका जख्म खुल गया था। तकलीफ से रगों में टूटे कांच बिखरने लगे। कहीं पर भी नहीं है वली सर। वो कान में जमे आले में से किसी एहलकार की आवाज गूंजी तो इसकी सुर्ख आंखों के सामने धुंध छाने लगी। सब धूल बनता जा रहा था, सब कुछ। ढूंढो, वो यहीं कहीं होगी, इन्हें यहीं कहीं होना चाहिए। इसने कांपती आवाज में कहा। एहलकार हर जानिब आगे पीछे दौड़कर इसे तलाश कर रहे थे। इसने अपने कदमों का रुख ऊपर की जानिब मोड़ा, फिर तेजी से भागकर जीने अबूर किए। कंधे की तकलीफ के बायस इसकी बसारत बार बार धुंधला रही थी। इसने भागकर सब्जाजार पार किया और स्याह पड़ती सुरंग की जानिब भागा।
गांव के आखिरी सिरे पर लोगों की मौजूदगी ना होने के बराबर थी। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ जोगी कि इसे अभी के अभी इस सुरंग में ले जाकर कत्ल कर दो। हम इसे जिंदा रखने का रिस्क नहीं ले सकते। जैसा हुक्म सरकार। जोगी ने फोन रखकर अमल को सुरंग की दीवार से लगाया। इसी पल एक जोरदार गरज हुई थी। आसमान से तड़ातड़ बारिश बरसने लगी। एक लर्जा खेज गड़गड़ाहट उभरी। लगता था आसमान सर पर आ गिरेगा। बारिशों में कत्ल की चाह का कातिल एक लम्हे को बेरहमी से मुस्कुराया था, फिर अपना तेज धार चमकता छुरा अजीब सी आवाज के साथ खोल से निकाला। मगरिब गहरी होती जा रही थी। सारा गांव नम सी स्याही में डूबने लगा था। सब कुछ अंधेरा होता जा रहा था। सब कुछ। इसके तेज कदम तारीख सुरंग के जानिब थे। नहीं नहीं, खुदा के लिए नहीं। अमल जोर जोर से चिल्ला रही थी। बाहर से अंदर की जानिब आता वली गोया इसकी आवाज पर साकित हुआ था। हाँ, ये अमल ही की आवाज थी। वो इस आवाज को पहचानता था। वो अंदर की जानिब भागा। जोगी ने तेजदार छुरा एक पल को पूरी कुव्वत से पीछे किया और फिर अमल ने आंखें बंद कर ली। इसने सोच लिया था कि अब वो मरने वाली है। मौत यकीनी थी। मौत सर पर खड़ी थी। अभी जोगी का हाथ इससे चंद ही इंच दूर था कि इसने गन फायर होने की आवाज सुनी। जोगी के हाथ से छुरा दूर जा गिरा था। अमल ने चौंक कर आंखें खोली। एक पल को सुरंग के दाखिली रास्ते की जानिब देखा। हाँ, वहाँ वो खड़ा था, जिसे पहचानने के लिए इसे किसी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती थी। जोगी की दिलखराश चीख बेसाख्ता थी। गोली इसके बाजू पर लगी थी और वो एक हाथ से जख्मी बाजू को दबाता नीचे को झुका था। वली तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन वो अमल की जानिब बढ़ने के बजाय जोगी पर झपटा। इसने इसके झुके चेहरे पर पूरी कुव्वत से घुटना मारा। इसका सर बेख्तियार ऊपर को उठा था। इसने इसके सीने पर लात मारी तो वो पीछे की जानिब गिरता हुआ सुरंग की दीवार से जा लगा। अमल सांस रोके बेयकीनी से इसे देख रही थी। वो किसी जुनूनी इंसान की तरह आगे वाले को मार रहा था। हाथ कैसे लगाया बीबी को। वो अब इसका सर मुसलसल दीवार पर मार रहा था। जोगी ने भी मुड़कर इसके जबड़े पर मुक्का मारा तो वो लम्हे भर को पीछे हटा। इसी वक्त असगर सुरंग के अंदर दाखिल हुआ। इसने आगे बढ़कर अमल के हाथों को रस्सियों से आजाद किया। बीबी को हाथ कैसे लगाया, कैसे हाथ लगाया। वो एक ही बात दोहराता, अब के इसे जमीन पर लिटाए, इस पर बैठा इसके चेहरे पर मुक्के मार रहा था। जोगी जख्मी होकर होश खोने लगा। बारिश इसी तेजी के साथ तड़ातड़ बरसने लगी थी। वली वो मर जाएगा। अमल चिल्लाई तो इसे जैसे होश आया। असगर भी खामोशी से इसे देख रहा था। इसने वली को नहीं रोका। अच्छा होता वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेता। इसने उठकर इसे जोरदार ठोकर मारी और फिर आस्तीन से होंठ का खून साफ करता अमल की जानिब मुड़ा। इसे यूं इस तरह जख्मी देखकर इसने तकलीफ से आंखें एक पल को बंद कर ली थी। फिर तेजी से आगे बढ़कर इसने अपनी जैकेट उतारी और इसके कंधों पर डाल दी। अमल की निगाह बेख्तियार इसके बाजू पर पड़ी। खून की लकीरें इसके पूरे हाथ पर फैली हुई थी। इसका जख्म खुल गया था और अब तकलीफ से इसके होंठ सफेद पड़ने लगे थे। इसी पल बहुत से पुलिस एहलकारों की आवाजें आईं। वो शायद सुरंग की जानिब बढ़ रहे थे। वली, आगे नवाज आ रहा है सुरंग के उस पार। तुम जाओ बीबी को लेकर। मैं यहाँ पर ये सब मैं संभालता हूँ। अभी रात नहीं हुई। बीबी को घर छोड़ दो। सब ठीक है, अंडर कंट्रोल है। इसने अमल को साथ लिया और फिर तेजी के साथ सुरंग से बाहर निकला। बाहर नवाज की गाड़ी खड़ी थी। इसने अमल को पीछे बिठाया। नवाज गाड़ी से बाहर निकलकर सुरंग की जानिब बढ़ गया था। इसने फ्रंट सीट संभाली और फिर गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया। पीछे एक नाम मालूम सा शोर उठा था, एक ऐसा शोर जो बहुत से इंसानों के जमा हो जाने पर उठा करता था। इसने निगाह उठाकर सुन सी बैठी अमल को शीशे में देखा और फिर सुकून का सांस लेता गाड़ी को तेजी से दौड़ाने लगा। एक अजियत खत्म हुई थी, एक सफर तमाम हुआ था। होपफुली आपने आज की एपिसोड एंजॉय की होगी और स्टोरी आपको कैसे लग रही है, नॉवल आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, कमेंट में अपनी आरा कीमती आरा का इजहार करें। आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइस। और कोई भी नॉवल की रिक्वेस्ट नहीं, हुक्म आप लोग करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद का नॉवल अपलोड करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।